The question asked कि 17-year-old को severe cystic acne होगी. अब 17-year-old girl है तो most likely इसको कौन सा diagnosis क्या होगा इसका? If 17-year-old girl is coming to dermatologist saying she has acne, young age में acne vulgaris is common. इसके बाद इसको topical treatment भी दे ली है, refractory systemic treatment भी दे ली, and still she has acne. तो उसको isotretinoin start करवा दी है. अब laboratory test लिखने थे. Some of the people has written answers कि हम उसका एग्जामिनेशन करेंगे या क्लिनिकल टेस्टिंग करेंगे. लेबोरेटरी टेस्ट इसमें लिखने थे. तो लेबोरेटरी टेस्ट तो आप उसका बिफोर स्टार्टिंग, क्योंकि ये चाइल्ड बेयरिंग एज है, तो आप उसमें पहले उसका यूरिन टेस्ट करके प्रेगनेंसी तो रूल आउट करो. यस, few of the students have written कि प्रेगनेंसी टेस्ट, पहले उसका प्रेगनेंसी टेस्ट, उसके बाद LFTs और कोलेस्ट्रॉल करवाने. कुछ लोगों का सम पीपल हैव रिटन सीबीसी की जरूरत नहीं है, बट कुछ लोग फिर भी करवा लेते हैं बेसलाइन कराने के लिए. उसके बाद LFTs भी रेंज होती हैं और इसकी जो फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल है वो भी करानी है. क्यों? नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी साथ डेवलप हो रहा होता है, तो सम पीपल से कि रीनल प्रोफाइल भी करानी है इसमें. आगे 28-year-old African American woman is seen by her physician for an onset of painful rash. I want to say कि ये अफ्रीकन अमेरिकन के ऊपर रैश निकला हुआ है, ये इवन UHS भी यूज करती है सार्कोइडोसिस बताने के लिए. ऑटोमेटिक में जो आंसर्स थे SCQs के, उसमें कुछ रॉन्ग या राइट नहीं हुआ वो मैंने खुद देखे हैं कि स्टूडेंट्स ने क्या आंसर लिखे हैं. उसमें ऑटोमेटिकली जो SCQs है उसमें कोई रॉन्ग या राइट नहीं हुआ, सिर्फ MCQs के राइट आंसर मार्क हुए हैं. अच्छा, अब ये 28-year-old अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन जब वो आते हैं तो वो देते यूजुअली सार्कोइडोसिस का डायग्नोसिस के लिए है. UHS भी यही फ्रेज यूज करती है और सार्कोइडोसिस डायग्नोस करवाती है MCQs में. तो ये पेनफुल रैश था. सार्कोइडोसिस जो थी अंडरलाइंग उसकी क्या क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन होती है, एरिथेमा नोडोसम. ये बहुत सारे लोगों ने सही किया हुआ था. उसके बाद 29-year-old ने कोई दवाई स्टार्ट की है, ठीक हो गया, और इसने लिख दिया एंटी एपिलेप्टिक स्टार्ट की है. एंटी एपिलेप्टिक स्टार्ट करने से आपको क्या होता थे? DD थे SJS-10, और एक ने बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम भी लिखेंगे इसमें. स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक लिखा है, सिर्फ एक स्टूडेंट ने लिखा है वो आंसर. और जब आप SJS लिख रहे हो तो 10 भी लिख सकते हो, साथ में एरिथ्रीमा फॉर्म में और नोडोसम भी लिख सकते थे, क्योंकि उसमें भी बुला प्रेजेंट होते हैं और वो भी ड्रग रिएक्शन की वजह से होता है. आ गया 5 month old बेबी. एक्जिमा की दो जो थे, एक एमोलिएंट लगाए, दूसरा था कि स्टेरॉइड्स से. बट वन ऑफ द गर्ल हैज रिटन द होल प्रोसेस ऑफ पुटिंग वेट बैंडेजेस. वो भी बिल्कुल ठीक है, बेबीज में वेट बैंडेजेस से भी करना है. तो एमोलियंस टू हाइड्रेट द स्किन एंड टॉपिकल स्टेरॉइड्स आर आल्सो हेल्पफुल, जो दो मेन स्ट्रीम है एक्जिमा के ट्रीटमेंट. अच्छा, इज देयर अ डायग्नोस्टिक टेस्ट? नो, देयर इज नो डायग्नोस्टिक टेस्ट. आपको क्लिनिकल डायग्नोसिस, साइंस एंड सिम्टम्स देखने हैं, उसकी एज देखना है. अगेन स्टूडेंट ने इतना क्लियर किया है कि उसका आपने जेंडर देखना है, आपने उसकी एज देखनी है. अगर 35-year-old आती है, कहती है मेरी नोज पे सारी रेडनेस है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो एक्नी रोसेशिया है. अगर 19-year-old बॉय आता है तो यू विल से वो एक्नी वल्गैरिस है, उनके ट्रीटमेंट चेंज हो जाएंगे. अच्छा, a 42-year-old woman presents with pruritus affecting wrist finger webs. Finger webs से you should know कि ये scabies है, आगे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. और इस infestation with arthropod, mite, itch mite, जिसको scarpities, KBI. उसके बाद 50-year-old woman develops a pink macule and papule on her hand, forearms associated with sore throat हुआ है उसको पहले, और फिर सारे ये पेप्यूल्स बन गए. अब उसको पहले रिंग में क्या दरमियान में डस्की है और फिर सर्कल्स बन रहे हैं ये.
व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज की डायग्नोसिस क्या था इसका? डस्क की दरमियान में सेंटर है, फिर टारगेट लाइक लीजन्स बन रहे हैं, क्या डायग्नोसिस है इस डिजीज का? erythema multiforme है and it is due to drug reaction. A 22-year-old man presents with 6-month history of red non-pruritic rash over the trunk, scalp, elbows, knees. Elbow extensor surface है, flexor surface है? Elbow extensor है या flexor surface है? ये extensor surface है. एक्सटेंसिव सरफेस पे कौन सी वाली ये होती है डिजीज? 22-year-old आई शोड आगा को भी थी ये, आगा अली जो पाकिस्तानी ड्रामा एक्टर है, ये वो वाली डिजीज है. मेल एल्बोस पे होती है ये, जिसमें नेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, साथ में जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. सोराइसिस है ये. और इसका मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट क्या होता है? स्टेरॉइड्स और इमोलिएंट्स. तो स्टेरॉइड से स्टार्ट करो आप, टॉपिकल स्टेरॉइड से. A 35-year-old woman presents to emergency department with a 2-day history of painful erythema, which commenced on the trunk and spread rapidly to the limbs, and a 1-day history of soreness of the mouth, dysuria. She has been again kabam is been खिलाई है उसको, और सारा उसके मुंह के अंदर और सारे ब्लिस्टर्स बने हुए टंग पे. उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मैंने लिखी, स्किन सारी ड्यून्यूड हो रही है और पॉजिटिव निकोल्स की साइन है. What was the disease here? Okay, diagnosis is given 10 होगा. तो what was the likely cause? उसने खुद ही cause लिखी, कार्बामेज़ापिन की है. अब यूएचएस आपको यही देगी 10 का सिनेरियो, उसमें कहेगी अफेक्टिव ऑर्गेनिज्म है या अफेक्टिव जो पॉजिटिव ड्रग है उसका नेम लिखना है. तो एंटी एपिलेप्टिक्स को याद करके जाना है कि वो 10 एसजेएस ईएम ईएन कॉज कराते हैं. A 35-year-old woman returns to clinic for management of chronic ectopic eczema. Ectopic means allergy वाला, IgE. उसका लाइफ लॉन्ग हिस्ट्री है, फेस पे टॉपिकल इमोलिएंट्स भी लगा रही है, ग्लूकोकॉइड्स भी लगा ली उसने, फोटोथेरेपी भी कर ली, सब कुछ कर लिया, सब कुछ गुड हेल्थ में, स्मोकिंग भी नहीं करी. और अच्छा, अब उन्होंने दिया हुआ है कि उसका जो स्कोर आ रहा है, आई टोल्ड यू कि स्कोर मेमोराइज नहीं करना, लेकिन 24 स्कोर का मतलब था उसको बहुत ज्यादा हो रहा है और जिसने सारे ट्रीटमेंट्स कर लिए. तो अब आप उसको क्या ले आओ? इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स पे ले आओ, मेथोट्रेक्सेट पे ले आओ, इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स पे ले आओ. कोई और बात पूछनी है इस टेस्ट की जो समझ ना आई हो, या आपको लगता हो कि नहीं, योर आंसर इज राइट एंड द की वाज रॉन्ग? आई सेंट द की इन द ग्रुप. साइक्लोस्पोरिन इज अ लेस इफेक्टिव इम्यूनोसप्रेसेंट, मेथोट्रेक्सेट ही देते हैं हमेशा. और मेथोट्रेक्सेट जब लेस इफेक्टिव होगी तो फिर आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पे जाओगे. और एक्टेजीमा में एसिट्रेटिन नहीं देते थे, सोराइसिस में देते थे. सिस्टेमिक रेटिनॉइड्स क्यों नहीं देंगे? ऑप्शन में दिया ही नहीं है उसने. अच्छा, इसमें देखो ऑप्शन में रेटिनॉइड्स हैं ही नहीं, क्या करोगे आप? इसमें देखो ऑप्शन में रेटिनॉइड्स तो है ही नहीं. ऑप्शन ए एक्जिमा का नहीं था, सोराइसिस में देते थे वो. तो मेथोट्रेक्सेट स्टार्ट करेंगे, और मेथोट्रेक्सेट जब फेल होगी तो फिर डी पे आ जाएंगे. एसीट्रेटिन और आइसोट्रेटिन का फर्क पता था कि वो दो अलग अलग एजेंट्स थे. एक एक्नी में दे रहे थे, दूसरा वर टू किल द सेल्स, बट स्टिल यू विल स्टार्ट विद इम्यूनोसप्रेसिव फर्स्ट. किल द सेल उन्होंने फोटोथेरेपी स्टार्ट कर ली है, या तो आप फोटोथेरेपी करते या फिर
एसी ट्रेंटन स्टार्ट करते, वो दोनों एक ही काम कर रहे थे, वो किल कर रहे थे नेचुरल किलर सेल्स और इनको। अब आप मेथोट्रेक्सेट स्टार्ट करोगे, टॉपिकल ग्लूकोकॉर्ड स्टार्ट कर चुका है। थर्ड एमसीक्यू में क्या चीज है, इसमें टॉपिकल ग्लूकोकॉर्ड वो यूज कर चुका था। तो यू थिंक कि अभी तक अब हम उसको किस किस ड्रग पे डालें फिर? अब 22 ईयर ओल्ड को आप किस ड्रग पे डालते हैं अगर अच्छा, अब बताओ, इसको देखो 22 ईयर ओल्ड वाले को, अब इसको आपने कौन से ड्रग पे डालना था? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए था? पीयूवी स्टार्ट करना चाहिए था। लेकिन ये तो हाइड्रोकोर्टिसोन तो लो पोटेंसी थी, अभी भी टॉपिकल पे ही रखना है। पीयूवी क्यों स्टार्ट करनी है? इसको कोई स्ट्रेसफुल पीरियड्स में होता है। पीयूवी तब करते हैं एडमिट करके, जब बहुत ज्यादा फ्लेयर आ रहा होता है तब पीयूवी देते हैं। आई वुड हैव सेड कि हम इसको नेक्स्ट ओरल पे स्टार्ट करें, लेकिन ओरल की ऑप्शन नहीं थी, और ओरल साइक्लोस्पोरिन, ओरल मेथोट्रेक्सेट पे अभी ले जाने की जरूरत नहीं है, इट्स टू अर्ली। और फोटो कीमोथेरेपी के सेशंस होते हैं, देर एक्सपेंसिव, एंड ऑल्सो तब लेके आना है जब उसका फ्लेयर आ रहा है। अभी तो वो आपको वैसे ही आके 6 मंथ की हिस्ट्री में बता रहा है कि कभी कभी फ्लेयर आ जाता है, लेकिन राइट ना उसको एडमिट करके आप फोटोथेरेपी तो नहीं दोगे ना। उसको जॉइंट की कोई चीज शुरू हुई हुई है, कुछ भी नहीं है। तो अभी हम उसको ना ओरल मेथोट्रेक्सेट स्टार्ट कर सकते हैं, ना ओरल साइक्लोस्पोरिन स्टार्ट करते हैं। टॉपिकल टेक्टोलिमस तो रेयर ही देते हैं हम। इज इट क्लियर कि 22 वाले में क्या करना है? लेट्स स्टार्ट पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी। अच्छा, कैन समबडी टेल मी एसाइनोटिक डिजीजेस कौन कौन सी हैं? एसाइनोटिक डिजीजेस कौन कौन सी हैं? देयर वर 3 एसाइनोटिक डिजीजेस। ठीक है, एएसडी, वीएसडी, पीडीए। अब साइनोसिस जिन डिजीजेस में होता है उनका निमोनिक करना है टी से याद, 5 टीज एंड अ पी। टीज, teratology of fellow, truncus arteriosus, transposition of great arteries, total anomalous pulmonary venous return, truncus arteriosus और pulmonary atresia। जो टी वाली सारी है साइनोसिस कॉज कर रही है। साइनोटिक हार्ट डिजीज, साइनोटिक हार्ट डिजीज, ये साइनोसिस कॉज कर रही है। साइनोसिस ये इसलिए कॉज कर रही है कि अब बॉडी को जो है ना, हार्ट डिफेक्ट तो है, हार्ट डिफेक्ट के बाद क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेशन सही से नहीं हो रही और बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जा रही, तो सारा बेबी जो है वो ब्लू हो रहा है। जो एसाइनोटिक डिजीजेस थी उनमें द चाइल्ड वुड बी पिंक। अब दो टाइप्स हैं इसकी, सेंट्रल साइनोसिस और पेरिफेरल साइनोसिस। जो सेंट्रल साइनोसिस होता है वो इन डिजीजेस में होता है, उसमें कार्डिक आउटपुट नॉर्मल है, ब्लड फ्लो भी नॉर्मल है, लेकिन ऑक्सीजन जो है, लंग्स जो है ऑक्सीजनेट नहीं कर रहे, तो इसलिए लिप्स, नेल्स, कंजक्टिवा और एक्सट्रीमिटीज पे आएगा ब्लू। पेरिफेरल साइनोसिस होते हैं स्वेयर हार्ट फेलियर में, उसमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है ऑल्दो ऑक्सीजनेटेड ही जा रहा होता है। अब टीओएफ करनी है हमने। टीओएफ के ना 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन है। राइट वेंट्रिकल से जो ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, कौन सा स्ट्रक्चर है? राइट वेंट्रिकल से हम कहाँ जाते हैं? राइट वेंट्रिकल से हम कहाँ जाते हैं? लंग्स जाते हैं। ये हो गया राइट वेंट्रिकल। ये कहाँ जाते हैं? पल्मोनरी वेन से हम लंग्स जाते हैं।
तो इसका आउटफ्लो जो है ना वो बहुत छोटा सा हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन है। उसके बाद है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। अब हाइपरट्रोफी इसलिए हुई है क्योंकि इसको इतने छोटे से होल से गुजारने के लिए रिपीटेडली पुश करना पड़ रहा है, तो इसके मसल ज्यादा हो गए। दिस विल enlarge, this will enlarge, right? This will enlarge right ventricular hypertrophy. उसके बाद थर्ड है, इसमें इधर वेंट्रिकल्स में होल है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट से मिक्सिंग होगी। अब मुझे बताओ ब्लड जो है वो किधर फ्लो करेगा? इस तरफ से नीचे फ्लो करना चाहिए या इधर आ जाना चाहिए या इस तरफ जाना चाहिए? शंटिंग किस तरफ होगी? वी हैव ऑप्शंस नाउ। लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए। लेफ्ट टू राइट आगे तो रास्ता है ही नहीं। लेफ्ट टू राइट कैसे जाए? आगे तो बंद है। देखो लेफ्ट साइड जो होती है हमेशा हाई प्रेशर सर्किट होती है, लेकिन सिंस देयर इज आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन इन द राइट पाथवे, अब आगे तो लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए जा नहीं सकता, देयर इज आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, सो ब्लड विल बी गोइंग फ्रॉम right to left. If it is going from right to left, the blood is not getting oxygenated. Deoxygenated blood क्या जा रहा है? लेफ्ट साइड पे जा रहा है, ये पाथवे फॉलो करके, और बॉडी को डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है। जो बॉडी को डीऑक्सीनेटेड ब्लड जा रहा है, डेट्स बाय द चाइल्ड इज ब्लू। अब ओवरराइडिंग ऑफ अयोटा 4। ओवरराइडिंग ऑफ अयोटा क्यों हो रही है? अयोटा इसलिए ओवरराइड कर रहे हैं, वो इस तरफ को शिफ्ट हो जाता है because it's receiving blood from both ventricles. रिपीट क्या चीज करनी, क्या चीज समझ नहीं आई? वीएसडी तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसमें 4 डिफेक्ट्स हैं। देखो इसमें 4 डिफेक्ट्स हैं। एक डिफेक्ट है कि राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो पल्मोनरी ट्रंक है वो लेके जाती है लंग्स तक, वो नैरो है। उसके बाद दूसरा डिफेक्ट है कि राइट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रोफी हो जाती है बिकॉज इट्स ट्राइंग टू पुश इनटू द स्मॉल चैनल बट इज अनएबल टू, जिसके मसल बड़े हो जाएंगे। फिर यहाँ पे वीएसडी प्रेजेंट है। अब जो वीएसडी प्रेजेंट है उसमें ब्लड कैसे फ्लो करेगा? राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट फ्लो करेगा? यूजुअली हमारा हाई प्रेशर जो रीजन होता है वो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होती है और लो प्रेशर राइट साइड पे होता है, लेकिन यहाँ पे तो ऑब्स्ट्रक्शन है, आगे कोई है ही नहीं जाने की जगह, तो राइट ज्यादा प्रेशर पे आ गया, राइट टू लेफ्ट फ्लो करना है ब्लड ने। और जब राइट टू लेफ्ट फ्लो करेगा तो सारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो लंग्स के पास जाना चाहिए तो ऑक्सीजनेशन के लिए, वो ऐसी डायरेक्ट बॉडी में चला जा रहा है। अब ओवरराइडिंग अयोटा हो रहा है। अयोटा जो होना चाहिए था वो सिर्फ लेफ्ट साइड पे होना चाहिए था, लेकिन वो दोनों वेंट्रिकल से अब ब्लड रिसीव कर रहा है, क्योंकि दूसरे वाला वेंट्रिकल तो लंग्स की तरफ भेज ही नहीं रहा। जब वो दोनों से रिसीव कर रहा है तो वो ओवरराइड कर जाएगा हार्ट पे, और वो दोनों से रिसीव कर रहा है ब्लड और सेंड कर रहा है बॉडी को डीऑक्सीनेटेड ब्लड। सिम्टम्स क्या आएंगे? ब्लूइश कलरेशन आएगी, फेंटिंग स्पेल्स, एक्सरसाइज इनटॉलरेंस होगी क्योंकि उनकी कोई ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जा रही ऑर्गन्स को। थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे दे विल हैव टेट स्पेल्स, हार्ट मर्मर्स होंगे उन्हें, और वो यूजुअली ऐसी स्क्वेटिंग पोजीशन कर लेंगे। आई विल टेल यू कि स्क्वेटिंग पोजीशन की क्या इंपॉर्टेंस है।
This will be the scenario कि a 2-year-old child presents with failure to thrive, cyanosis है, clubbing है. किसी को पता है क्लबिंग की क्या कॉज होती है? साइनोसिस तो समझ आ गया, क्लबिंग क्यों हो रही है इधर? क्लबिंग इसलिए हो रही है क्योंकि जो पेरिफेरीज है वहां पे इंक्रीज हाइपोक्सिया हो गया, तो लोकल वेजोडाइलेटर्स जो होते हैं वो रिलीज हो गए, तो डिजिट्स में लोकली ब्लड ज्यादा हो गया, तो वो मोटी मोटी अपेयर हो रही है. जब हमने एक्सरे कराया, 3 इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं हम, जो अब करवा रहे हैं सेप्टल डिफेक्ट में, एक्सरे करा रहे थे हम, ईसीजी करा रहे थे और एको करा रहे थे. जब एक्सरे कराएंगे तो हार्ट का एपेक्स निकला होगा, बूट शेप्ड हार्ट होगा, और जो पल्मोनरी वेस्कुलेचर होगा वो डिमिनिश्ड होगा. जो कल हमने पढ़े थे उनमें पल्मोनरी जो वेस्कुलेचर था, पल्मोनरी वेस्कुलेचर वो बहुत ज्यादा हुआ था, एंगॉज्ड था. इसमें डिमिनिश्ड क्यों है? इस डिमिनिश्ड पल्मोनरी वेस्कुलेचर को हम कहते हैं ओलिगेमिक लंग फील्ड्स. डिमिनिश्ड क्यों है इसमें वेस्कुलेचर? क्योंकि ब्लड तो जा ही नहीं रहा लंग्स में, आउटफ्लो ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन है. ईसीजी करेंगे राइट एक्सिस डेविएशन, एंड इको में आपको नजर आ जाएंगे ऑल 4 कंपोनेंट ऑफ टीओएफ, ऑल 4 कंपोनेंट्स, जिसमें पल्मोनरी स्टेनोसिस, वीएसडी, ओवरराइडिंग ऑफ अयोर्टा और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी. ये 4 कंपोनेंट्स आपको एको पे नजर आ जाएंगे. अच्छा, जो इसमें साउंड्स हमें मिलेंगी, एक तो होगी वो लेफ्ट पेरास्टर्नल हीव. पेरास्टर्नल हीव का मतलब है कि जब वो पल्सेशन जो है लेफ्ट साइड पे वो नजर आएंगी, और सिस्टोलिक थ्रिल आएगी. सिस्टोलिक थ्रिल, थ्रिल का मतलब है जब नैरो चैनल से गुजरते हैं तो जो टर्बुलेंस होती है जब आप पिक करते हो, जो टर्बुलेंस होती है वो थ्रिल होती है. हीव होती है पल्सेशन, और थ्रिल होती है जो टर्बुलेंस आप पिक करते हो हार्ट की. इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर होगा, एंड इट विल बी लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस पे होगा. जो एक टेट स्पेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी मैनेजमेंट भी करनी है, टेट स्पेल की. It's okay. It's okay. Get him closer. Come on. Okay, एक buddy. इसके लिप्स पे It's देखो okay, पर्पल buddy. है, Breathe. ये सेंट्रल साइनोसिस है. It's okay, buddy. Breathe. It's okay. Come on. It's okay. It's okay. अच्छा, जब टेट स्पेल होगा, टेट स्पेल होता है सडन स्वेयर साइनोसिस होता है जब पेशेंट एजिटेटेड होता है. टेट स्पेल होगा तो आपने फॉरन पेशेंट को क्या करना है, नी चेस्ट पोजीशन में लेके आना है, ऑक्सीजन लगानी है और बीटा ब्लॉकर देना है. It's okay. It's okay, buddy. Come on. ठीक है, टेट स्पेल होता है कि जब सडन स्वेयर साइनोसिस होता है, चाइल्ड इरिटेटेड होता है, तो उसको क्या करना होता है, नी चेस्ट पोजीशन में लेके आना होता है. अब इसका हम डायग्नोसिस करेंगे, ब्लड काउंट, हीमोग्लोबिन, हीमोक्रेट, आरबीसीज जो होंगे वो माइल्डली एलिवेटेड होंगे, हाइपोक्सिया की वजह से एथ्रोपोइटिन ज्यादा सिक्रीट होगा, तो ये सारे के सारे एलिवेटेड होंगे. चेस्ट एक्सरे करेंगे तो पल्मोनरी सेगमेंट पे क्या आएगा, बूट शेप्ड हार्ट आएगा, और पल्मोनरी वेस्कुलेचर जो होगा डिमिनिश्ड होगा. इट इज डिमिनिश्ड बिकॉज ऑलिगेमिक लंग फील्ड्स हैं. जो ऑलिगेमिक लंग फील्ड्स को वेस्टरमार्क साइन भी कहते हैं. डिमिनिश पल्मोनरी वेस्कुलेचर का मीनिंग है वहां पे ब्लड जा ही नहीं रहा. दूसरा बूट शेप्ड हार्ट होगा. ईसीजी में राइट एक्सिस डेविएशन
which is showing right ventricular hypertrophy, क्योंकि आगे से channel blocked है and the right ventricular muscle are pushing hard against the obstruction. Echo में आपको चारों components मिल जाएंगे, right ventricular hypertrophy, pulmonary stenosis, ventricular septal defect, overriding of aorta. अब complications क्या क्या है? Complications cerebrovascular accident हो जाएगा, the child will die because of polycythemia. ये जो blood ज्यादा हो रहा है वो stack up कर जाएगा और ये thrombosis cause करेगा. उसके बाद ब्रेन एब्सेस हो जाएगी. ब्रेन एब्सेस इसलिए होती है इनको क्योंकि लंग्स में ब्लड जा नहीं रहा. लंग्स में ब्लड जाएगा तो लंग्स का एक फंक्शन था कि वहां पे फेगोसाइटोसिस भी होती थी, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में जा ही नहीं रहा, ना बैक्टीरिया के फेगोसाइटोसिस, और डायरेक्ट उसकी सेरेब्रल डीऑक्सीनेटेड ब्लड की एंट्री जो हो रही है सेरेब्रल सर्कुलेशन में हो रही है. दैट्स व्हाई दे गेट ब्रेन एब्सेस. बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, पोलीसाइथीमिया, अगेन ड्यू परसिस्टेंट हाइपोक्सीमिया है, एथ्रोपोइटिन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है. अच्छा, फेलियर टू थ्राइव है डिस्पाइट, और ना वो इनटेक सही करेंगे, ऑक्सीजन कंजप्शन डिक्रीज हुई है. उसके बाद साइको सोशल प्रॉब्लम्स हैं, दे कैन नॉट मूव अराउंड, दे कैन नॉट स्टडी. एक है जनरल मैनेजमेंट, एक है टेट स्पेल की मैनेजमेंट. जनरल मैनेजमेंट में उनको हाइड्रेटेड रखना है, टेम्परेचर मेंटेन, ग्लूकोज मेंटेन, हीमोग्लोबिन आयरन उनकी नॉर्मल रेंजेस में, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस ना हो उसके लिए प्रोफाइलेक्सिस. अच्छा, फ्लिबोटमी करनी और ब्लड निकालते रहना है क्योंकि थ्रोम्बोसिस ना बन जाए. और ग्रोथ रिटार्डेशन के लिए कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है तो उसको करेक्ट करना है, काउंसलिंग करना है, बिकॉज दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू परसिस्ट. अब जब आपके पास एक्यूट डेथ स्पेल में पेशेंट आएगा तो उसको फॉरेन ऑक्सीजन मास्क लगाना है, नी चेस्ट पोजीशन करना है. नी चेस्ट पोजीशन की इंपॉर्टेंस ये है कि फेमरल आर्टरी में रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी. अच्छा, अब यहाँ पे आता था अयोटा. अयोटा में तो कोई रेजिस्टेंस नहीं, दोनों तरफ से ब्लड बहुत ज्यादा जा रहा है. अयोटा ने नीचे जाके क्या करना है, पूरे बॉडी को सप्लाई करना है. जब आप नीचे पोजीशन में बेबी को लेके आते हो तो नीचे पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है और ब्लड अयोटा से नीचे नहीं आता, अयोटा से नीचे नहीं आता, और वो पल्मोनरी वास्कुलेचर से थोड़ा बहुत लंग्स में जाता है. इट गोज इनटू लंग्स. उसके बाद मॉर्फिन सल्फेट देंगे सिंपैथेटिक ओवरड्राइव के लिए, विच वी डू नॉट गिव इन आवर सेटिंग. उसके बाद प्रोपेनानॉल देते हैं. प्रोपेनानॉल हम लॉन्ग टर्म में भी देते हैं और एक्यूट जब अटैक आता है उसमें भी देते हैं. प्रोपेनानॉल इसलिए देते हैं कि इनफेंडिबुलम से पल्मोनरी ट्रंक डेवलप होता है और उसके मसल स्पैज्म में गए हुए, कंस्ट्रिक्ट हुए हुए, उनको रिलैक्स कराने के लिए बीटा ब्लॉक कर देते हैं. उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट है, उसको करना है, करेक्ट कर सकते हैं 3 month to 2 years पे. और इसमें हम देते हैं, इस सर्जरी का नेम है ब्लॉक बीटी शंट, ब्लॉक टॉसिक शंट. इसमें सबक्लेवियन आर्टरी को डायरेक्ट एंट्री दे देते हैं पल्मोनरी आर्टरी में ताकि ब्लड वो ले जाए टुवर्ड्स लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. बीटी शंट. A 4-year-old child has been admitted in emergency with complaints of cyanosis. अब साइनोसिस में कौन कौन सी डिजीज है, डीडीज क्या आते हैं? अगर साइनोसिस की डीडी पूछ लें ना चाइल्ड, व्हाट आर द डीडीज? साइनोटिक हार्ट डिजीज की डीडीज क्या है? Teratology of fellow, truncus arteriosus, transposition of great arteries. अच्छा, he had recurrent such episodes since 10 months. इसको साइनोसिस की एपिसोड होती है. इन एपिसोड्स को क्या कहते हैं? टेट स्पेल्स कहते हैं.
जिसमें ऑन एग्जामिनेशन ही इज डीपली साइनोस्ड, इरिटेबल है, टेकिपनिक है, क्लबिंग है, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर है. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? स्टेप्स इन इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ दिस कंडीशन. इमरजेंसी टेट स्पेल में क्या करते हैं? O2 देते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं और मॉर्फिन सल्फेट देते हैं. नी चेस्ट पोजीशन में फौरन उसको लेके आ जाओ क्योंकि इंक्रीज करवाएगा आपकी सिस्टेमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस को. आगे, a 2-year old girl presented with history of weakness of left side body. अब लेफ्ट साइड बॉडी का मतलब है थ्रोम्बोसिस हो गया उसको. she is cynosed since age of 6 months and oral propanol पे डाला हुआ है उसको कब से. she is afebrile, heart rate इतना है, grade 4 clubbing हो गई है which is very high grade. she has left sided hypertonia और hyperreflexia. ये सब उसको इसलिए हो रहा है क्योंकि थ्रोम्बोसिस हो गया उसका. उसके बाद नो साइन ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन. दिस इज टू शो कि उसको मेनिंजाइटिस नहीं हुआ या स्ट्रोक. उसके बाद सीवियस एग्जामिनेशन रिवील्ड सिस्टोलिक मर्मर in third left intercostal space. X-ray chest shows elevated cardiac apex with reduced pulmonary vasculature. What is the most probable diagnosis? अच्छा, कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट नहीं है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट है. प्लीज करेक्ट. उसके ब्रेन में हुआ है वो एक्सीडेंट. ब्रेन में हुआ एक्सीडेंट. सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता तो फिर वो डेथ हो चुकी होती. इन्वेस्टिगेशंस क्या कराएंगे हम? चेस्ट एक्सरे, उस पे क्या आएगा? ईसीजी, इको पे आपको चारों के जो है जिसके कंपोनेंट नजर आ जाएंगे. चेस्ट एक्सरे पे आपको बूट शेप्ड हार्ट और रिड्यूस पल्मोनरी वैस्कुलेचर. ईसीजी पे क्या होगा? राइट एक्सिस डेविएशन होगी विच शोज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एंड लिस्ट अ कॉम्प्लिकेशन अंडरलाइंग द डिजीज. अब यहाँ पे लिखो कि सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट हुआ है. दूसरी बात है व्हाट अदर थिंग्स कैन हैपन. एंडोकार्डाइटिस हो सकता है और ब्रेन एब्सेस हो सकती है. उसकी ग्रोथ रिटार्डेशन होगी. he will have psychosocial problem adjusting like normal kids. A 2-year-old boy admitted because of increases cyanosis since birth. On examination, his weight is 8 kg. On auscultation, second heart sound is single and soft. Ejection systolic murmur is audible at the upper left sternal border. What is the likely cyanosis? What is the likely diagnosis? Investigation complication is the same. A 1-year-old boy presents in emergency with inconsolable cries since morning. Agitated है तो इसका मतलब है टेट स्पेल हो रहा है. He is cynosed, gasping breathing. और ये जो रैपिड ब्रीथ करता है इसकी वजह से क्या हो जाता है? मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाता है और इसको इंट्रावीनस सोडियम बाइकार्बोनेट देना पड़ता है इसको करेक्ट करने के लिए. जब उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती है तो दे स्टार्ट रैपिडली ब्रीथिंग. रैपिडली ब्रीथिंग कॉजेस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो ऑफ हो रहा है. जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो ऑफ होगा उसको करेक्ट करने के लिए क्या देना है? इंट्रावीनस सोडियम बाइकार्बोनेट. अगेन 3-year-old boy, केस ऑफ टेराटोलॉजी ऑफ फेलो. नॉर्मल मैनेजमेंट कैसे डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू टेट स्पेल की मैनेजमेंट? इसमें क्या करते हैं? नॉर्मल मैनेजमेंट प्रिकॉशनरी मैनेजमेंट होती है. आपने इसका ग्लूकोज मॉनिटर करना है, उसकी हीमोग्लोबिन मॉनिटर करनी है, प्रोफाइलैक्सिस करना है एंडोकार्डाइटिस के लिए, उसको बीटा ब्लॉकर्स पे रखना है ताकि उसका इनफंडिबुलर जो कि फॉर्म करता है पल्मोनरी ट्रक उसका स्पैज्म रिलैक्स जाए. ये सब उसकी लॉन्ग टर्म पेशेंट की मैनेजमेंट होती है. उनको काउंसिल करना है साइको सोशली. उसके बाद उनको वार्न करना है कि द चाइल्ड माइट नॉट बी एबल टू कैरी आउट स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस, वो अवॉइड करानी है.
Let's do this question. A 7-month-old baby boy is brought to hospital with episode of cyanosis. The baby had similar episode while crying. On examination, central cyanosis, a single heart sound, ejection systolic murmur, and upper left sternal border. Characteristic ECG finding क्या होती है इनमें? Characteristic ECG finding क्या होती है? राइट एक्सिस डेविएशन होती है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी की वजह से. Okay, let's do this. A 4-year-old boy has been running high fever for last 3 weeks. He has congenital heart disease. On follow-up of pediatric cardiology unit, compliance of the follow-up was poor. On examination, she is tachypneic, cyanosis on left finger. She has finger clubbing, soft palpable spleen, pulse 120, respiratory rate 30, BP lower, JVP not traced, heart sound single, soft ejection systolic murmur in upper sternal border. Congenital heart problem क्या है यहाँ पे? साइनोसिस है और ये टेट स्पेल के साथ पढ़े तो टेराटोलॉजी ऑफ फेलो. एक्यूट कार्डिक प्रॉब्लम क्या है? इसको फीवर हुआ, इसको एंडोकार्डाइटिस के साथ प्रेजेंट कर रही है. अच्छा, कैन समबडी टेल मी 4 इन्वेस्टिगेशन फॉर TOF? यहाँ पे दे हैव आस्क्ड फॉर 4 इन्वेस्टिगेशंस. बताओ टेराटोलॉजी ऑफ फेलो के लिए. टेराटोलॉजी फेलो इज रियली इंपॉर्टेंट. इसके कोई 20 पास पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, सो इट विल कम इन योर पेपर. 4 इन्वेस्टिगेशंस क्या होती है टेराटोलॉजी ऑफ फेलो की? एक तो हम ये करते आ रहे हैं ECG, चेस्ट एक्सरे, एको. फोर्थ क्या लिखनी है? फोर्थ इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? CBC होगी. वेरी गुड. CBC में पता चल जाएगा हेमाटोक्रिट भी रेज्ड होगी इसकी, रेड सेल वॉल्यूम रेज्ड होगा. अच्छा, 6-month-old बेबी गर्ल आई है पीडियाट्रिक OPD में. हिस्ट्री ऑफ रैपिड ब्रीथिंग, irritable crying, bluish discoloration. On further inquiry, mother disclosed कि वो usually blue हो जाती है. Otherwise कोई breathing problem नहीं है. On examination, baby is conscious, deeply cyanosed, afebrile, respiratory rate ज़्यादा है, heart rate increased है, chest clear है, anterior fontanella is flat and no neurological defect. Other clinical sign will you look for in this diagnosis? अब in teratology of fellow के children में क्या क्या चीजें हम देखते हैं? शाबाश. क्लबिंग देखते हैं. What else? क्लबिंग देखते हैं और क्या देखते हैं? वेरी गुड. लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव देखते हैं. वेरी गुड. और क्या देखते हैं? एक ग्रोथ और मेंटल रिटार्डेशन होगी. उसने यहाँ पे शुरू में देख लिया क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट तो नहीं, एंटीरियर फ्रंटल उसके फ्लैट थे. उसके बाद लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव, क्लबिंग, सिंगल S2 हार्ट साउंड. और चिल्ड्रन, these children are more likely to take squatting position इसलिए क्योंकि इंक्रीज करनी है उन्होंने रेजिस्टेंस, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है ताकि हार्ट, the blood from heart goes into pulmonary circuit through pulmonary artery.